हेलो बेटा जी। आज शुरू हम कर रहे हैं चैप्टर 12 का क्या पार्ट 2। कौन सा? ह्यूमन हेल्थ डिसीज जो हमारा चैप्टर है, इंसान स्वास्थ्य और बीमारियां। इसका हम कर रहे हैं पार्ट 2 शुरू। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कैंसर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कैंसर पढ़ेंगे। तो कैंसर पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले कि कैंसर होता कौन सी टाइप की डिसीजेस है। ये है नॉन इन्फेक्शियस टाइप की। यहाँ पे नॉन नहीं लिखा हुआ, हम लिख देते हैं। ये है नॉन इन्फेक्शियस टाइप ऑफ डिसीज, मतलब ये एक इंसान या एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक नहीं पहुंचता अपने आप। ठीक है? क्या कि मुझे नजला हो रहा है, मुझे जुकाम हो रहा है और मैंने दूसरे इंसान को जुकाम कर दिया। ये कौन सी डिसीज होती है? ये होती है कम्युनिकेबल। कम्युनिकेट करती है, कम्युनिकेबल डिसीज या इन्फेक्शियस डिसीज। कोई दिक्कत? इसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज या इन्फेक्शियस डिसीज। लेकिन ऐसी डिसीज जो एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक ना जाए उसे हम क्या कहते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है? दीज डिसीजेस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड मतलब एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक ना जाए। फ्रॉम वन पर्सन, पर्सन यानी प्राणी, टू अनदर मतलब दूसरा प्राणी। एंड आर नॉट कॉज्ड बाय पैथोजेंस मतलब डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। कोई दिक्कत जी बट्टा जी? मेरे बट्टा जी कोई दिक्कत नहीं? तो उसका एग्जाम्पल क्या आ जाता है? कैंसर आ जाता है एक तरीके का। ठीक है? अब इसका भी तो एक एग्जाम्पल बता दो सर। मैंने कहा सर अभी आपकी जिंदगी में हुआ था, क्या हुआ था? कोरोना। क्या 2 साल आप घर पे बैठे थे तो वो कौन सी है? कम्युनिकेबल डिसीज। क्यों? क्योंकि एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर फैलती है। तभी बोला गया था 6 गज की दूरी है जरूरी। ठीक है? ये चीज समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अब क्या कहते हैं? कैंसर क्या होता है? क्या कि कैंसर क्या होता है? कैंसर हमारी बुआ को हुआ था, फर्स्ट स्टेज बच गए, बहुत बढ़िया बच गए। लेकिन अगर थर्ड स्टेज कैंसर हो जाए तो नहीं बचता कोई, बहुत मुश्किल होता है, बहुत पैसा लगता है। बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है भाई साहब। क्या है? बिलियन डॉलर। जितने हमारे इलन मस्क की नेटवर्थ है, बिलियंस में इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री किसकी है? फार्मा की है। मतलब जो कैंसर का इलाज देती है, दवाइयां देती है, ट्रीटमेंट देती है, उसको क्या बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। अगर आप कैंसर के डॉक्टर बन गए तो आप भी इस इंडस्ट्री का पार्ट बन जाएंगे। क्या आप भी इस बिलियन डॉलर डॉलर इंडस्ट्री का पार्ट बन जाएंगे अगर आप डॉक्टर बन गए, अगर आप साइंटिस्ट बन गए? कोई दिक्कत है भाऊजी? कौन से? कैंसर साइंटिस्ट। कैंसर साइंटिस्ट बने तो आप इस बिलियन डॉलर इंडस्ट्री के पार्ट बन जाएंगे और बिलियन डॉलर कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे और आप सब कमाएंगे। लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं कि भैया कैंसर होता क्या है। तो भाई कैंसर एक तरीके का अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स होता है। क्या होता है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। कि ये जो हमारी सेल्स हैं इतनी सारी, मान लीजिए यहां पे ये एक सेल है, 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 ये सारी जो सेल्स हैं इनका अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगे। इनका क्या होने लगे? अनकंट्रोल्ड डिवीजन। तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन मतलब ये रैपिडली अपने आप डिवाइड करके बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट कर ले मास को अपने। ठीक है? उसको हम क्या कह देते हैं? ट्यूमर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ट्यूमर। कि क्या? द अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल फॉर्म्ड ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। क्या ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड मास हो सेल का जिसकी वजह से वो अनफॉर्म्ड भी हो, और किस वजह से? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल की वजह से जो सेल का मास क्रिएट होगा, मतलब ऐसी सेल जिन पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो अपना डिवीजन करे जा रही है, कोई रोक टोक ही नहीं है, कोई रोक टोक ही नहीं है, उसे हम क्या कह देते हैं? ट्यूमर कह देते हैं या नियोप्लाज्म कह देते हैं। कोई दिक्कत?
अब आपके इस चैनल पे आपके 4 सर है जो आपके फेवरेट है, ठीक है। एक तो मैं हूं, ठीक है। एक हो गया आपके तरुण सर हो गए, ठीक है। एक कौन से हो गए, विशेष सर हो गए, फिजिक्स वाले, ठीक है। एक हो गए अलग पांडे, नहीं विशेष सर, ठीक है। और कौन से हो गए भैया, धनंजय सर हो गए। और कौन से हो गए, शिखर सर हो गए, ठीक है। 4 सर हैं आपके, ये हैं बायो के, ये हैं फिजिक्स के, ये हैं मैथ्स के, और ये हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। ये आपके 4 सर हैं। तो क्या है, ये है 4 सेल है एक तरीके से, क्या 4 सेल है, क्या है 4 सेल है। अब 4 सेल ऐसे हैं, ये 1 सेल, ये 2 सेल, ये 3 सेल, और ये चौथा सेल, ठीक है। अब क्या है, ये हैं जो हमारे विशेष सर हैं, ये क्या है, विशेष सर। यहां पे आ गए तरुण सर, यहां पे आ गए धनंजय सर, और यहां पे आ गए शिखर सर, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, विशेष सर क्या करे कि सर आज तो पार्टी करेंगे, आज तो नाचेंगे गाएंगे सड़क पे, आज तो 12 बजे सड़क पे नाचेंगे गाएंगे पार्टी करेंगे। विशेष सर ने कहा कि बच्चों को क्लासेस समझ आ रही है, बच्चे हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, आज तो पार्टी बनती है। तो आज पार्टी बनती है, तो आज हम 12 बजे नाचेंगे। अब हम 12 बजे नाचेंगे तो क्या कोई मारेगा नहीं इन्हें, क्या पुलिस नहीं आएगी? अगर शोरगुल्ला करेंगे, अगर अनकंट्रोल्ड हरकत करेंगे तो कोई मारेगा नहीं, मारेंगे कि हम भी मारेंगे। मान लीजिए यहां पे एक और सेल आ गई, चलिए एक यहां पे आ गई हमारी पुलिस की सेल भी आ गई, ठीक है। तो अगर ये विशेष सर अगर हल्ला गुल्ला करेंगे, नाचेंगे गाएंगे उछलेंगे कूदेंगे मचाएंगे, हाँ एमी वेबन टाई, ठीक है। अगर ये विशेष सर बचाएंगे, बचाएंगे नहीं मचाएंगे, मचाएंगे, तो क्या तरुण सर, धनंजय सर, शिखर सर और पुलिस वाले इन्हें रोकेंगे नहीं? इन्हें रोकेंगे नहीं। और इन्हें रोकेंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहते थे, इस एक्टिविटी को क्या कहते थे, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, contact inhibition. When the surrounding cells when a cells show a uncontrolled growth, the surrounding cells have a property called contact inhibition to suppress its activity of uncontrolled division. क्या मतलब कि अगर विशेष सर नाचेंगे तो हम तीनों ने पीटेंगे, ठीक है। उसको क्या कह दिया, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कह दिया, समझ आ गया, ठीक है। और ट्यूमर किसने बनाया, विशेष सर ने बनाया। ट्यूमर किसने बनाया, विशेष सर ने बनाया, हमारे फिजिक्स वालों ने। क्या फिजिक्स वालों ने क्या बनाया, विशेष सर ने ये जो ट्यूमर बनाया, ये नाचे और बहुत सारा नाच गए और बहुत हल्ला गुल्ला कर दिया, बहुत नाच के बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला कर दिया, तो बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हो गया, तो क्या हो गया भैया, तुम्हारा ट्यूमर फॉर्म हो गया। क्या हो गया बेटा जी, ट्यूमर फॉर्म हो गया। कोई दिक्कत छात्रों छात्राओं, कोई दिक्कत? ये अगर तुम्हारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज ट्यूमर या व्हाट इज नियोप्लाज्म, तो आपको इसमें कोई दिक्कत होगी क्या, आपको इसमें कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाता है ट्यूमर के भी 2 टाइप होते हैं, ट्यूमर के भी 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से, बेनिग्नेंट ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब मैलिग्नेंट का इस्तेमाल हमने अभी इससे पिछले वाले लेक्चर में किया था। मतलब क्या किया था, क्या किया था कि खतरनाक, क्या खतरनाक, खतरों के खिलाड़ी नहीं, खतरनाक। अब खतरनाक का क्या मतलब आ गया कि खतरनाक ट्यूमर कौन सा हो गया जो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। अब ये डेंजरस क्यों होता है, ये पूछते हैं, खुद से एक सवाल करते हैं एनसीईआरटी की तरह कि ये खतरनाक क्यों है और ये खतरनाक क्यों नहीं है। बेटा दोनों जानलेवा है, लेकिन ये थोड़ा कम रिस्की है, इसका इलाज इजीली हो जाता है, इसका नहीं होता। तो बेटा देखो, ट्यूमर विशेष सर है, यहां पे नाच गए, विशेष सर यहां पे नाच लिए। अब जब विशेष सर यहां पे नाच लिए तो क्या हुआ, वो वहीं पे नाच के रह गए। हमने कहा सर बाहर मत नाचो, सड़क पे कमरे में आके नाच लो। ऊपर वाले जो डांटेगा या नीचे वाले जो डांटेगा, साइड वाले जो डांटेंगे, या हम ही डांटेंगे या हम ही पीटेंगे, तो भैया वहीं पे रहो, एक जगह नाचे। तो उसे क्या कह दिया, बेनिग्नेंट ट्यूमर। कि व्हेन द ट्यूमर स्टेज ओनली इन वन प्लेस, उसे हम क्या कह देते हैं, बेनिग्नेंट ट्यूमर।
ठीक है, इसके अराउंड क्या है? तरुण सर है, शिखर सर है, धनंजय सर है, और क्या है? पुलिस है। इन्होंने इन्हें एक ही जगह रखा, विशेष सर को हमारे, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर पे। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या भैया? विशेष सर है हमारे, फिर से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, मचा रहे हैं, एमीवे बंटाई बन रहे हैं। तो एमीवे बंटाई बनने के बाद क्या हुआ कि ये भैया फैल गए। ये क्या गए? फैल गए। ये कंट्रोल में नहीं है। इन्होंने क्या किया? शिखर सर को, तरुण सर को, धनंजय सर को, तीनों को पीट दिया। तीनों को पीट दिया। और इससे क्या बना? शिखर सर, तरुण सर और धनंजय सर से एसटीडी बना, विच इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अब ऐसा कहोगे कि तीनों को मिलाकर डिसीज बना दी? क्या बकवास कर रहे हो सर? मैंने कहा बेटा तुम्हारे लिए पहचान कर रहे हैं, सिर्फ पहचान बना रहे हैं कि याद रहे। और इसमें कौन सा आ जाता है? एड्स। कोई दिक्कत? जिसके बारे में अभी पढ़ना है, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो अभी आ जाते हैं कि भैया कैंसर पे वापस, कैंसर पे वापस। तो भैया विशेष सर ने यहां पे तो तरुण, धनंजय सर और शिखर सर को पीट दिया और फैल गए कि भाई सड़क पे नाचूंगा मैं तो आज। तो जब सड़क पे नाचूंगा तो वो नाच लिए, और नाच लिए तो रायता फैल गया, पुलिस आ गई, भाई पंगे हो गए। तो उसी को कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, की जब ट्यूमर अपनी एक पोजीशन छोड़ के बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर। दे आर द मास ऑफ ट्यूमर सेल्स, दीज कॉल ग्रो रैपिडली डैमेजिंग द सराउंडिंग सेल्स। क्या विशेष सर ने हम तीनों को पीटा? हाँ, कि जब वो फैल रहे थे तो विशेष सर ने हम तीनों को पीट दिया, हमारे सराउंडिंग सेल्स से हमने पीट दिया। बल्कि बेनिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? दे रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कोई दिक्कत आई इसमें? कोई दिक्कत आई? नहीं आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। अब ट्यूमर कैसे फैलता है कि विशेष सर जो है हमारे, वो कैसे नाचते हैं? सब बढ़िया नाचते हैं, लेकिन नाचते कैसे हैं वो देखते हैं। क्या? ट्यूमर इज एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स फॉर्म ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कोई दिक्कत इसमें? ये प्लेन डेफिनेशन है कि ट्यूमर एक ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स है, ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स है फॉर्म ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। क्या? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। की सेल्स का जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है जिसकी वजह से ट्यूमर का एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल बनता है, उसको हम क्या कह देते हैं? ट्यूमर। और ये जो अनऑर्गेनाइज्ड मास है ना, देखो कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, कुछ भी पर्टिकुलर शेप में नहीं है, जो कि विशेष सर के नाचने से हुआ। किससे हुआ? विशेष सर के नाचने से हुआ। उसे हम क्या कह देते हैं? ट्यूमर। ठीक है। और ये जो साइड में सेल्स थी हम ये पिट गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाइए। क्या कॉज ऑफ कैंसर? कि कैंसर किस किस रीजन से हो जाता है ये समझ आ गया। कैंसर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है? सर होता किस किस वजह से? मैंने कहा एक्सरे से होता है, गामा रेस से होता है, यूवी रेस से होता है। अब क्या कहते हैं भैया, देखो ये कहां से मिलती है हमें? सनलाइट से मिलता है। और ये कहां से मिलता है? ये हमें लैब से मिल जाता है। अब लैब से आया जो तुम्हारा गामा रेज है, ये कहां पे तुमने पढ़ा था? हल्क में पढ़ा था। हल्क में पढ़ा था, मतलब हल्क देखी थी मार्वल की मूवी, उसमें वो पतला था पहले, फिर इतना बड़ा हो गया। वो बड़ा कैसे हुआ? गामा रेज की वजह से हुआ भाई साहब। किसकी वजह से हुआ? उसने अपनी बॉडी पे गामा रेज का एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में अनकंट्रोल्ड सेल्स का डिवीजन हुआ, जिसकी वजह से वो बड़ा हो गया। कोई दिक्कत? और एक्सरेज क्या होती है भाई? जिसका हम अपना टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, ये तीनों रेज ही डीएनए को डैमेज करती है। क्या? हमारी बॉडी के डीएनए को डैमेज करती है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, केमिकल एजेंट्स क्या होते हैं? टबैको होता है। जैसे आप सिगरेट फूक रहे हैं, सिगरेट से आपको क्या मिल रहा है? निकोटीन मिल रहा है, टबैको जा रहा है बॉडी में, जिसकी वजह से आपको कैंसर, लंग कैंसर हो सकता है या माउथ कैंसर हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं। बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं।
क्या ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं, ऐसे ऐसे बाहर ऐसे वायरसेस होते हैं जो ऑन्कोजेनिक in नेचर होते हैं, मतलब कैंसर कॉजिंग होते हैं। ऑन्कोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग। देख इनके पास क्या होता है, वायरल ऑन्कोजीन्स। और वायरल ऑन्कोजीन्स कैसे होते हैं, ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, ऐसे जीन्स जो कैंसर कॉज करते हैं। क्या कैंसर कॉज करते हैं। वो जीन्स जब हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, कैंसर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कैंसर। ठीक है, यह है पार्ट 1। अब दूसरा पार्ट करते हैं, सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स। क्या हमारी बॉडी में सबके अंदर विशेष सर है, यानी कैंसर सेल्स है। क्या यानी ट्यूमर सेल्स हैं, सबकी बॉडी में विशेष सर है। अब सबकी बॉडी में विशेष सर है तो क्या करते हैं कि हमारे को कैंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी कैंसर कॉजिंग जीन्स हैं, कैंसर कॉजिंग सेल्स हैं, बस उन्हें एक एक्सटर्नल स्टिमुलस चाहिए होता है। वो किससे मिल जाता है, इन रेस की वजह से मिल जाता है एक तरीके से। और भी फैक्टर्स है बट ये भी हैं कि आयोडाइजिंग और नॉन आयोडाइजिंग वो रेज है जिनकी वजह से वो हो जाता है, कैंसर हो जाता है, जिनकी वजह से ये जो जीन्स हमारी बॉडी में ऑन्कोजीन्स या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ये ऑलरेडी होते हैं, इनकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, कैंसर डिटेक्शन। कि सर कैंसर होता कैसे है, पता चल गया कैंसर होता क्या है, कितने टाइप का होता है, विशेष सर कैसे फैलते हैं, सब कुछ पता चल गया। विशेष सर की क्लास भी हम देखने जा रहे हैं अभी कि वो कितना फैलते हैं। तो जब वो फैल रहे हैं तो वो कैसे फैल रहे हैं, बायोप्सी से फैल रहे हैं? नहीं, बायोप्सी से थोड़ी ना फैल रहे हैं, लेकिन हमें पता चल रहा है वो कितना फैल रहे हैं। तो हम कहां से पता चलाएंगे, बायोप्सी से चलाएंगे। क्या, बायोप्सी से चलाएंगे। मान लीजिए आपका क्या है, बेनिग्नियन ट्यूमर है, हाथ पे थोड़ा सा फोड़ा सा निकला है, आपने उसका छोटा सा टुकड़ा काट के लैब में भेज दिया फॉर टेस्टिंग। वहां पे स्क्रीनिंग होगी, टेस्टिंग होगी, उससे पता चलेगा क्या वो ट्यूमर है या नॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ मास है। ठीक है, और क्या है, रेडियोग्राफी है। रेडियोग्राफी क्या, कि भाई साहब एक्सरे से आपके लंग्स में कैंसर है या नहीं पता चल जाएगा, आप सिगरेट फूकते हैं या नहीं पता चल जाएगा। वो किससे पता चलेगा, एक्सरे से पता चल जाएगा। लंग का आपका एक्सरे आएगा, उसमें अगर कोई एक्यूमुलेशन ऑफ मास होगा तो वो पता चल जाएगा। यह है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मतलब सिटी स्कैन। टीवी में बहुत सुना होगा सिटी स्कैन। ये क्या करेगा, 3D इमेज बनाएगा आपके टिश्यूज की, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा वहां पे कोई ऐसी परेशान दिक्कत वाली बात है या नहीं। ठीक है, अब आ गया MRI। क्या, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मतलब क्या, नॉन आयनाइजिंग। क्या, नॉन आयनाइजिंग रेज की वजह से, यूवी रेज की वजह से ये नॉन आयनाइजिंग आयोडाइजिंग होती है, आयनाइजिंग कह रहा हूं, आयोडाइजिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है भैया, वो भी एक आपकी बॉडी में कहां कहां क्या क्या दिक्कत है, बॉडी की हर ऑर्गन का पता चल जाता है। कोई दिक्कत, महंगा होता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है कि और कैंसर स्पेसिफिक जो एंटीबॉडीज होती है उनके रिएजेंट्स से ये वर्क करती हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कैसे होता है, कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कैसे होता है मैं बताता हूं। पहला होता है कि भाई कोई मास, यहाँ पे तुम्हारा कैंसर हुआ, यहाँ पे विशेष सर हो गए, यहाँ पे तुम्हारे विशेष सर हो गया। विशेष सर हो गए तो क्या हुआ कि आपने उन्हें निकाल दिया कि सर यहाँ पे मत नाचो, इंस्टीट्यूट जाके नाचो, जहां पे सर है वो आपको रोकेंगे, सर उन सर है वो रोकेंगे। तो जब यहाँ पे विशेष सर नाच रहा था, आपने उसे निकाल के अलग कर दिया, तो उसे क्या कह दिया, सर्जरी कह दिया। द ट्यूमर आर रिमूव्ड बाय ऑपरेशंस, की क्या, द ट्यूमर आर रिमूव्ड बाय ऑपरेशंस, की उन्हें अलग कर दिया। अब आ जाते हैं रेडियोथेरेपी पे। क्या, रेडियोथेरेपी, द ट्यूमर इरेडिकेटेड बाय द लीथल डोसेज ऑफ रैंडम while protecting the surrounding normal cells। क्या, रैंडम सॉरी रेडिएशन। क्या, कि हमारे हाथ में विशेष सर है, नाच रहे हैं सर, अब सर हाथ में नाच रहे हैं तो क्या किया तुमने, इस पे रेज डाल दी। क्या, इस पे रेडिएशंस डाल दी। अब इस पे रेडिएशंस डाल दी तो क्या हुआ, शिखर सर, तरुण सर और धनंजय सर तो खुश और विशेष सर दुखी। विशेष सर क्या हो गए, दुखी हो गए। ठीक है, ये तीनों हैप्पी हैप्पी और ये दुखी दुखी। क्यों, इनका इरेडिकेशन हो रहा है। क्या, इरेडिकेशन हो रहा है। इरेडिकेशन मतलब इन्हें हटाया जा रहा है, इन्हें हटाया जा रहा है। कोई दिक्कत आ रही है इस चीज में, नहीं आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीमोथेरेपी, द ट्यूमर इज रिमूव्ड बाय वेरियस केमिकल विच आर यूज्ड टू किल कैंसर बट हैज साइड इफेक्ट्स। क्या, ऐसे केमिकल्स जिनका इस्तेमाल करके तुम विशेष सर को निकाल सकते हो अपनी बॉडी से। ठीक है, अगर तुम्हें विशेष सर तुम्हारी बॉडी में है, एक्टिवली नाच रहे हैं तो। क्या, एक्टिवली नाच रहे हैं तो। ठीक है, ये चीज समझ आ गई केमिकल्स का यूज करके। लेकिन उन केमिकल्स के साइड इफेक्ट भी है कि तुम्हारे को हेयर लॉस हो जाएगा,
वीक एपेटाइट हो जाएगी, बॉडी बहुत कमजोर हो जाएगी, इम्यूनो डेफिशिएंसीज हो जाएंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं इम्यूनोथेरेपी कि ऐसे बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स होते हैं जैसे अल्फा इंटरफेरॉन होते हैं, ऐसे ये मॉडिफायर्स होते हैं हमारी बॉडी के इम्यूनो कि वो हमारे विशेष स्तर पे ही जाके नाचते विशेष स्तर पे ही अटैक करेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्यूनिटी, अब इम्यूनिटी आ गई, कैंसर समझ आ गया पूरा सबको? चलो ठीक है, अब आते हैं द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी। क्या? द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी। कि हमारी बॉडी जब डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट कर लेती है तो उसे हम क्या कह देते हैं? तो उसे हम क्या कह देते हैं? इम्यूनिटी कह देते हैं। अब इम्यूनिटी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये वाला टॉपिक ना बेटा जी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड से भी, नीट से भी, एम्स से भी और जिपमर से भी। कोई दिक्कत नहीं। अब कहते हैं हम इम्यूनिटी की बात करते हैं। क्या? इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो इम्यूनिटी दो तरीके से होती है, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है, जो बचपन से बचपन से होती है हमारी बॉडी में। क्या? जो बचपन से होती है, जैसे आंसू हो गए, सलाइवा हो गया, म्यूकस हो गया, ये सब चीजें बचपन से है, तो ये क्या आ गई? इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जैसे हम बड़े होने के बाद लेते हैं, जैसे वैक्सीनेशन हो गई और पोलियो ड्रॉप्स हो गया, या आपको किसी सांप ने काट लिया तो आपने उसका वो ले लिया। क्या ले लिया उसका? आपको सांप ने काट लिया भैया, हाथ पे काट लिया, हमें हाथ पे काट लिया, हमें हाथ पे काट लिया। जब वो तुम्हारे हाथ पे काट लिया तुम उसका वो लोगे ना, एंटीडोट, एंटी सिरम, एंटी वेनम लोगे ना, तो वही 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 एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है कि फॉर, समझ गए? अब इसके भी दो टाइप होते हैं, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसके हर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के एक्टिव और पैसिव होता है, और एक्टिव भी नेचुरली होता है, आर्टिफिशियली होता है, नेचुरली होता है, आर्टिफिशियली होता है। कोई दिक्कत? अभी पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है, हमने क्या कहा? इम्यूनिटी है भैया, इन्नेट है और एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड है। ठीक है, इसके बाद क्या हो गई? ये आ गई स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, पढ़ेंगे सारी। इसके बाद क्या आ गई? ये हो गई क्या? एक्टिव आ गई, एक्टिव आनी एक्टिव, और ये क्या आ गई? पैसिव। ठीक है, उसके बाद ये आ गई नेचुरल आ गई, और ये क्या आ गया? आर्टिफिशियल आ गई। ये भी क्या आ गई? नेचुरल आ गई, और ये क्या आ गई? आर्टिफिशियल आ गई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये चार्ट है, ये याद रख लेना। इम्यूनिटी होती है इन्नेट, एक्वायर्ड, इन्नेट में स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, एक्वायर्ड में एक्टिव पैसिव, फिर दोनों में नेचुरल, नेचुरल आर्टिफिशियल और नेचुरल आर्टिफिशियल। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, ये चीज समझ आ गई? चलो आगे चलें, चलिए। क्या? अब क्या कहते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी, द टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट बाय बर्थ एंड आर ऑलवेज अवेलेबल टू प्रोटेक्ट द बॉडी। क्या? ऐसी इम्यूनिटी जो बचपन से हमारी बॉडी में, क्या? ऐसी इम्यूनिटी जो बचपन से हमारी बॉडी में, उसे हम क्या कह देते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी एंड आर ऑलवेज टू प्रोटेक्ट, अवेलेबल टू प्रोटेक्ट द बॉडी, मतलब हमेशा हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। इसके टाइप्स होते हैं, करने बहुत हैं, कि पहला तो ये है भैया फिजियोलॉजिकल, फिजिकल बैरियर, कि हमारा स्किन और म्यूकस, हमारे पेट के अंदर लाइनिंग है म्यूकस की बहुत मोटी, हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी, जो HCl से बचाती है। ठीक है, और दूसरा क्या? हमारी स्किन, बाहर से कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आना चाहता है, घुस पाएगा हाथ के थ्रू? नहीं, क्यों? विशेष स्तर अंदर है, नहीं, विशेष स्तर की वजह से नहीं, स्किन की वजह से। किसकी वजह से? स्किन की वजह से। अब आ जाते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, जैसे टीयर्स हो गए, सलाइवा हो गया, एसिड हो गया। हमारे पेट का एसिड है, कोई भी फॉरेन बॉडी आएगी उसे खत्म कर देगा, बाहर से कोई पैथोजन आया मार दिया। सलाइवा हो गया, हमारे मुंह में कोई भी वो आएगा वो खत्म हो जाएगा। टीयर्स हो गया, आंखों में कोई होगा तो वो भी निकल जाएगा। इनमें क्या होता है? लाइसोसोम्स एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? लाइसोसोम एंजाइम होते हैं। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है, माफ करिए बेटा। ठीक है, अब आते हैं सेल्यूलर बैरियर की। सेल्यूलर बैरियर जो सेल के लेवल पे होता है, किसके लेवल पे होता है? सेल्स के लेवल पे होता है, सेल्स के लेवल पे होते हैं। उसमें आता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, PMNL, मोनोसाइट्स, और NKC, NKC यानी नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, ये समझ आ गया। अब आते हैं साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर्स में क्या होते हैं? इंटरफेरॉन्स होते हैं। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं। क्या? प्रोटीन्स सिक्रीटेड बाय, प्रोटीन्स
secreted by virus infected cells। ठीक है, प्रोटीन सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, कि आपकी बॉडी में एक बार वायरस आ चुका है, उन्होंने कुछ सेल्स को इफेक्ट किया, तो उन सेल्स ने क्या किया, सिक्रीट इंटरफेरेंट प्रोटीन। इंटरफेरेंट प्रोटीन्स जो होते हैं बेसिकली बेटा जी, क्या ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। क्या सेकेंडरी रिस्पॉन्स में, कि वायरस अगर दोबारा हमारी बॉडी में आया तो उस पर वो इंटरफेरेंस एक्ट कर जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या एक्वायर्ड, क्या इट इज अ पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। क्या पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, क्या पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। ठीक है, इट इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ एंड डेवलप्स ड्यूरिंग द इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम। क्या ये बचपन से नहीं होती, लेकिन जिंदगी के थ्रू एक इंसान जब जीता जाता है तो उसकी बॉडी में ये इम्यूनिटी अपने आप एक्वायर होती जाती है, बाय आर्टिफिशियली और बाय नेचुरली। आर्टिफिशियली क्या, आपने वैक्सीनेशन लगा दिया, ठीक है, आपने वैक्सीनेशन लगा दिया, कोई दिक्कत। अब क्या होता है, इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। क्या ये फंक्शंस होते हैं, देखते हैं। स्पेसिफिसिटी, क्या इट हैज एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश मैनी डिफरेंट फॉरेन मॉलिक्यूल्स, की क्या होते हैं, फॉरेन मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी में आते हैं, जो कॉज कर सकते हैं, उन्हें डिसीज कॉज सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीजन। क्या कह देते हैं, एंटीजन। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब एंटीजन बेसिकली क्या, हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आया, वो फॉरेन है या हमारी खुद की बॉडी का कोई प्रोड्यूस एंटीजन है, उस चीजों में डिफर करने के लिए ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी को पता होता है। ठीक है, ठीक है। मेमोरी, इट इज अ स्पेशल फीचर विच हेल्प्स इन द सेकेंडरी रिस्पॉन्स ऑफ द पैथोजन अटैक ट्वाइस। मैंने अभी आपको बताया सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, जब हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक डिसीज आ चुकी होती है। क्या हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक डिसीज आ चुकी होती है, वो हमारी बॉडी उसे याद कर लेती है कि अगर तू दोबारा आया तो तू पिट के जाएगा, कि अगर तू दोबारा आया तो तू पिट के जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन, मैंने अभी बताया, क्या जो बॉडी के खुद के एंटीजन होते हैं उनके तलाश, और जो बॉडी के बाहर के एंटीजन होते हैं जिनसे हमें डिसीज या कोई भी दिक्कत हो सकती है, उनके बीच डिफरेंस बना के रखता है। कोई दिक्कत आ रही है इस चीज में, नहीं आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात, बच्चे समझदार हैं। ठीक है, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब क्या है, द एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ पैथोजन स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीज के खिलाफ ही ये इम्यूनिटी एक्ट करेगी। ठीक है, इट इज डेवलप्ड व्हेन अ बॉडी इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन्स विच इन फॉर्म ऑफ लिविंग और डायड माइक्रोब्स और द अदर प्रोटीन। क्या, कि हमारी बॉडी जब इन डिसीजेस के थ्रू पहचानती है, मतलब हमारी बॉडी को एक तरीके से इन डिसीजेस को पहचानना होता है। अब वो या तो हम बीमार हो जाएं या वैक्सीनेशन की फॉर्म में हमारी बॉडी में ठूस दिया जाए। अब वैक्सीनेशन क्या होता है कि लिविंग, वीक लिविंग और डेड माइक्रोब्स। मान लीजिए आपको किसी का कोरोना का इंजेक्शन लगाना है, ठीक है। अब कोरोना का इंजेक्शन में क्या होगा कि उसके जो फ्लूइड होता है उसके अंदर डेड, या तो वीक होंगे बहुत कोरोना के सेल्स, या डेड होंगे, वो आपकी बॉडी में डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको फीवर भी आता है। एक बार ये हुआ था, कोरोना की इंजेक्शन जब सबको लगा था कि क्या कह रहे हैं कि भाई 1 दिन या 2 दिन तक बुखार आएगा, और डॉक्टर ने आपको डोलो खिलाई थी कि भैया 3 दिन तक डोलो खा लो ताकि बुखार ना चढ़े। तो वो बुखार किस लिए आता है कि आपने डेड और वीक लिविंग बॉडीज को कोरोना की अपनी बॉडी में डाल दिया है, ताकि बॉडी उन्हें मार दे इजिली, कि उनमें ताकत, कोरोना के इन मॉलिक्यूल्स में तो ताकत, इन माइक्रोब्स में तो ताकत है नहीं, तो बॉडी इजिली मार देगी। अब वो बॉडी इजिली मार देगी तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी उसे पहचान लेगी कि अगर कोरोना दोबारा आया तो भैया तेरी खैर नहीं, तू नहीं बचेगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी डेवलप्ड बाय वैक्सीनेशन। क्या, पोलियो वैक्सीनेशन या कोरोना वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन के थ्रू जो हमें इम्यूनिटी मिलती है वो कौन सी होती है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शंस। क्या, जब हम ऑलरेडी खुद ही इन्फेक्ट हो गए कोरोना से तो वो नहीं होती। अब ये होता है ना, जैसे ये हुआ था बीच में कि मोदी जी ने कहा था जो ऑलरेडी जिन्हें एक बार कोरोना हो चुका है वो खाली 1 डोज लेंगे, जिन्हें एक बार भी नहीं हुआ वो 2 डोज लेंगे। तो यही बात हुई थी। चलिए, ये बात समझ आ गई। ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी ने
जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसने ऑलरेडी एंटीबॉडीज बना ली होती है। क्या? एंटीबॉडीज बना ली होती है। अब एंटीबॉडीज का क्या मतलब, मैं तुमसे क्या कहता हूं कि एंटीजन क्या होती है, डिसीज कॉजिंग होती है। फॉरेन एंटीजन क्या होते हैं, डिसीज कॉजिंग होते हैं। ठीक है, फॉरेन एंटीजन क्या होते हैं, डिसीज कॉजिंग होते हैं। बेसिकली क्या, फॉरेन एंटीजन डिसीज कॉजिंग होते हैं, तो इन्हें पीटने के लिए हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटी बॉडी, किसी भी डिसीज के लिए। ठीक है, वो इसे मारती है एंटीजन को। एंटीबॉडी किसके मारती है, एंटीबॉडी। एंटीजन को कौन मारता है, एंटीबॉडी मारती है, ताकि ये डिसीज हमारी बॉडी से बिल्कुल खत्म हो जाए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हमारे को एक बार किसी चीज का इन्फेक्शन हो जाएगा, एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ, जब हमें को किसी चीज का इन्फेक्शन हो जाएगा तो ऑलरेडी हमारी बॉडी उस चीज के लिए एंटीबॉडीज बना लेगी। क्या बना लेगी, एंटीबॉडीज बना लेगी। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्वायर्ड। अभी हमने क्या पढ़ा, एक्टिव इम्यूनिटी। क्या, एक्टिव इम्यूनिटी। इसके भी दो टाइप थे, आर्टिफिशियल और नेचुरल। अब क्या आ जाते हैं, एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। क्या, एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। क्या, एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। वो क्या कहती है, इट इज द इम्यूनिटी बेस्टोर्ड बाय एनी एंटीबॉडी दैट आर डायरेक्टली गिवन टू द बॉडी। इट इज फास्ट बट ओनली लास्ट थ्रू फ्यू डेज। क्या, ये क्या होती है, हमारी बॉडी को मिलती है लेकिन थोड़े टाइम के लिए ही एक्टिव रहती हैं। क्या, थोड़े टाइम के लिए ही एक्टिव रहती हैं। ये भी नेचुरल और आर्टिफिशियल होती हैं। ये नेचुरल के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आर्टिफिशियल का मैं तुम्हें क्या देता हूँ, जब तुम्हें कोई सांप काटेगा तो उसके लिए एंटी वेनम सीरम देंगे। ठीक है, ये नेचुरल है। अब क्या होता है कि एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर थ्रू द प्लेसेंटा। क्या, जब हम बच्चे होते हैं छोटे, तो हमारी मदर की बॉडी से हमारे लिए एंटीबॉडीज बनती हैं जो प्लेसेंटा के थ्रू हमारे पास आती हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। और एंटीबॉडीज थ्रू द कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है, येलोइश, येलोइश ब्रेस्ट मिल्क होता है। क्या होता है, येलोइश ब्रेस्ट मिल्क होता है। आईजीए होता है इसमें एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज 5 तरह की होती हैं, 4 तरह की। मैगा, आईजीजी, आईजीई, आईजीई, आईजीए। क्या, आईजीए। ठीक है, ये क्या है, एंटीबॉडी का सिंबल है। किसका सिंबल है, एंटीबॉडी का सिंबल है। कोई दिक्कत। और ये क्या है, टाइप है। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है। जो हमें मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है, मदर का आफ्टर डिलीवरी जो फर्स्ट मिल्क होता है, उसमें ये कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो येलोइश ब्रेस्ट मिल्क होता है। उसमें कौन सी बॉडी पाई जाती है, आईजीए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आईजीए। समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स। कि हमारी बॉडी में क्या हुआ कि मान लीजिए कोई एंटीजन आया, एंटीजन मतलब फॉरेन पार्टिकल आया, फॉरेन प्रोटीन आया, जिसकी वजह से हमें दिक्कत हुई, अनकंफर्टेबल फील हुआ, तो उसके ना 2 रिस्पॉन्स होंगे। हमारी बॉडी क्या करेगी, प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होगा, इट इज द रिस्पॉन्स जनरेटेड व्हेन अ बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या, पैथोजन रिस्पॉन्स होता है जब हमारी बॉडी में वो पहली बार आता है ना। पहली बार कोई एंटीजन आया तो बॉडी उसे लड़ेगी। तो यार बुखार हो गया, 3-4 दिन में ठीक हो जाते हो ना ऑटोमेटिकली, नजला खांसी होगा, कुछ टाइम में अपने आप ठीक हो जाते हो। तो क्या होता है, ये फर्स्ट टाइम होता है, इट इज ऑफ लो इंटेंसिटी, मतलब हफ्ता 7 दिन लग जाते हैं ठीक होने में। ठीक है, अब आते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। रिपीटेड एनकाउंटर्स ऑफ द सेम पैथोजन एलिसिट्स द सेकेंडरी रिस्पॉन्स। क्या होता है, अगर मैंने आपको क्या बताया, इम्यूनिटी मिल गई आपको, चाहे वो वैक्सीनेशन से मिली, चाहे वो नेचुरल इम्यूनिटी मिली। अब क्या आपकी बॉडी में वो पैथोजन वापस आया, तो बॉडी उसे वहीं से बाहर, बॉडी उसे वहीं से आउट ऑफ द स्टेडियम, धोनी हेलीकॉप्टर शॉट। ठीक है, या सचिन का स्ट्रेट ड्राइव। ये चीज समझ आ गई कि बॉडी सीधा उसे बाहर निकाल देगी। हाईली इंटेंस होता है। क्या, हाईली इंटेंस होता है। अब ये हाईली इंटेंस है तो इसका क्या मतलब आ गया कि ये बॉडी हेल्प करेगी इसे बाहर निकालने में। सेकेंडरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स की बात हमने पहले भी करी थी। ठीक है, एक बार वीडियो को दोबारा से स्टार्टिंग से देखना और अच्छी समझ आएगी। अब आ जाता है कि भाई एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है। सर एंटीबॉडीज तो बनाती है हमारी बॉडी, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर ऐसा ये होता है कि भाई देखिए, ये वाली जो एक्स्ट्रा सा पार्ट है ना, ये होता है लाइट चेन। क्या होता है, लाइट चेन। और यहाँ पे ये जो गड्ढे हैं ना, यहाँ पे आके एंटीजन बाइंड होता है। क्या, यहाँ पे आके एंटीजन बाइंड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, ये एंटीजन पे जाके ये बाइंड हो जाती है क्लिप की तरह, कोई दिक्कत
नहीं। ठीक है, ये वाली जो चीज होती है ये होती है हैवी चेन होती है, याद रखिएगा। ठीक है, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कोई दिक्कत। यहां पे ये जो दोनों चेन देखो, एक चेन ये है, एक चेन ये है, एक चेन ये है, ये चेन है, तो ये किससे जुड़े हुए हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सल्फर सल्फर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, या मैं कह दूं शिखर शिखर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। शिखर, स्पेलिंग भी याद नहीं सर के नाम की मुझे। शिखर शिखर बॉन्ड है ये। क्या? शिखर शिखर बॉन्ड है, दो शिखर है यहाँ पे भी दो शिखर है, 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 ये शिखर 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 दो 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 दो। तो ये शिखर शिखर बॉन्ड है या शिखर सर बॉन्ड है? अब वो तुम्हें याद रखना है, कैसे याद रखना है। क्या शिखर सर बॉन्ड है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे। चलो आगे देखते हैं। क्या? ह्यूमरल रिस्पॉन्स। क्या? ह्यूमरल रिस्पॉन्स ऑल्सो कॉल्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। क्या? हमारी जो बॉडी का एंटीबॉडी से जो रिस्पॉन्स निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमरल रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, या इन्हें हम बी सेल्स और टी सेल्स भी कह देते हैं, जो हमारी बॉडी के क्या करते हैं? एंटीबॉडी एक्शन में हेल्प करते हैं। प्रोड्यूसेस आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। बाहर से कोई एंटीजन आया, उसके अगेंस्ट आर्मी कौन बनाएगा? बी सेल्स बनाएंगी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और टी सेल्स क्या होते हैं? हेल्प्स इन द बी लिम्फोसाइट्स। क्या? ये टी सेल्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है? इन्हें सपोर्ट का काम होता है, इनका सपोर्ट का काम होता है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। क्या? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, CMIR भी कहते हैं। ठीक है, इट इज मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स होता है। ऐसा रिस्पॉन्स जो टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू होता है उसे हम क्या कह देते हैं? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। अब क्या होता है? इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडीज एबिलिटी टू डिफरेंशिएट एंड नॉन डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ठीक है, एंटीजेंस। बेसिकली क्या होता है? ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ये अगर मान लीजिए आपका कोई ऑर्गन फेल्ड है तो क्या ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, और यही बताता है कि बॉडी के अंदर डिफरेंशिएट क्या होता है, कौन सा हमारा सेल्फ है और कौन सा नॉन सेल्फ है। ठीक है, ये चीज समझ आई कि मान लीजिए आपका ऑर्गन फेल हो गया, मान लीजिए आपका लिवर फेल हो गया दारू पीने की वजह से, तो आप क्या बकरे का लिवर लाओगे? आपने कहा बकरे का लिवर लगा दो, तो डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं लगा दूंगा। तो जैसे ही आपने बकरे का लिवर अपनी बॉडी में लगाया तो भैया टी लिम्फोसाइट्स उस लिवर पे एक्ट करेंगे बकरे के और उसे खत्म कर देंगे, क्योंकि वो पहचानते हैं कि ये हमारा लिवर नहीं है, ये एक फॉरेन पार्टिकल है। ठीक है, दो टाइप के टी सेल्स होते हैं, किलर टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स। क्या क्या? किलर टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, क्या? जो किलर टी सेल्स होते हैं वो किल करने में हेल्प करते हैं, जो ये हेल्पर सेल्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? बी सेल्स में हेल्प करते हैं, बी सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने में। ठीक है, अब ऐसा होता है, एक होता है साइक्लोस्पोरिन ए। क्या? साइक्लोस्पोरिन ए, इसकी अभी बात करते हैं 1 मिनट में। पहले हम पढ़ते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट। क्या? ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अब मैं देखता हूं क्या, अभी मैं तुम्हें बताया था, क्या तुम्हारा लिवर फेल हो गया? क्या फेल हो गया? लिवर फेल हो गया। अब क्या तुम बकरे का लाओगे? बकरा, गोट, गोट का लाओगे? नहीं लाओगे। ठीक है, तुम किसी रैंडम ह्यूमन का लाओगे? वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और किसका लाओगे? मैंने कहा तुम किसी और किसका ला रहे हो? तुम हाथी का ला रहे हो, वो उसका मजबूत होता है, उसका चल जाएगा, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे रिजेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अगर तुम क्या कहोगे कि तुम्हारी बॉडी में कौन सा लिवर चलेगा? सर ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो होता है, लेकिन मैंने कहा हाँ होता है, वो ब्लड ब्लड चेक करने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका चेक होता है, जिन फैक्टर्स का चेक होता है। अब वो डोनर जो होता है, लिवर डोनर जो भी होगा, उसके टेस्ट होंगे कि वो आपसे कितना मिलता है, ब्लड टाइप कितना मिलता है, और भी बहुत RH फैक्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं। ठीक है, अब वो आपका भाई हो सकता है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, फैमिली कोई भी हो सकती है, फैमिली का कोई भी क्लोजली फैमिली ब्लड रिलेटेड जो कोई भी हो सकता है, जिसका फैक्टर मैच कर गया उसका लिवर आपको लग जाएगा। अब उसका भी लिवर भी आपको कंप्लीटली काम नहीं करेगा,
क्योंकि वो भी एक फॉरेन एंटीजन ही तो है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि डॉक्टर क्या कहते हैं कि भाई तू है इम्यूनो सप्रेसेंट पे, मतलब क्या तेरी इम्यूनिटी को ही हम दबा देते तो तू जीत जाएगा, तो तेरा लिवर तो काम करेगा ही। जब ये लिवर खत्म नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा बाय टी लिम्फोसाइट्स, और टी लिम्फोसाइट्स किसमें, हमारी इम्यूनिटी में, तो इम्यूनिटी को ही दबा देते हैं वो लोग, इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। और कम कैसे करते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए से, क्या, साइक्लोस्पोरिन ए से, विच इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्फोरम से मिलता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलर्जी, द एग्जैजरेटेड इम्यूनिटी, समझ आ गई दोनों, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, कोई दिक्कत नहीं। द एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स, द ओवर रिएक्शन जो लड़कियां करती हैं, क्या, हाइपर सेंसिटिविटी जो लड़कियां होती हैं, लड़के भी होते हैं, ऐसा नहीं बोलना, आज सब बराबर है, आज ड्रामा सब इक्वली करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कि भैया आज ड्रामा सबको चाहिए कि हमारे, तूने उसकी फोटो कैसे लाइक कर दी, या तूने उसकी फोटो कैसे लाइक कर दी, या तूने मेरी फोटो नहीं डाली तूने उसकी फोटो डाल दी, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ओवर ड्रामा सब करते हैं, ठीक है, सब करते हैं, लड़का लड़की दोनों, भेदभाव नहीं, ठीक है, सबको गलती है ये, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The exaggerated response, overreaction, hypersensitivity of immune response to some antigen is known as allergy. क्या is known as allergy? The substance which allergy occurs are called allergens. क्या, कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी वजह से एलर्जी होती है उन्हें हम क्या कहते देते हैं, एलर्जेंस कहते हैं। एलर्जी क्या, कि एक एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का किसी भी एंटीजन को लेके, मतलब मान ले कईयों को होता है मूंगफली को लेकर होता है कि मूंगफली उन्होंने खा ली, उनकी बॉडी स्वेल कर जाएगी, ओवर रिएक्ट कर जाएगी बेमतलब के लिए, ठीक है, उसे हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय हिस्टामिन, ये याद रखने वाली चीज है, सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल, क्या, मास्ट सेल से, ये चीज याद रखने वाली है, ठीक है, मास्ट सेल से प्रोड्यूस होते हैं दो केमिकल्स विच आर हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, जो हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड आर आईजीई, क्या, आईजीई, मैंने बताया था आपको एंटीबॉडीज कितनी तरीके की हैं, मेगा, आईजीजी, आईजीएम, आईजीजी, आईजीजी और आईजीए, ठीक है, ये याद रखना, मेगा इसका शॉर्ट फॉर्म है, क्या है, मेगा इसका शॉर्ट फॉर्म है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीजें हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब एंटी एलर्जिक ड्रग्स कौन से होते हैं, हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है तो एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालिन ग्लैंड होता है, ये आपको पता है, ठीक है, और क्या होता है, स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करके इस एलर्जी को कम किया जाता है, ठीक है। चलिए, क्या कहते हैं, ऑटो इम्यूनिटी, द एक्वायर्ड इम्यूनिटी हैज द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरेन पार्टिकल्स एंड सेल्फ सेल्स। क्या होती है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हमने पढ़ा था कि उसके पास एक क्या होती है, स्पेसिफिसिटी होती है कि क्या, वो फॉरेन पार्टिकल्स और जो बॉडी के एंटीजन्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंशिएट और नॉन डिफरेंशिएट कर लेती है। लेकिन अगर किसी वजह से वो एबिलिटी भूल गई इम्यूनिटी हमारी, तो वो खुद के सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देगी। जब वो खुद के सेल्स पे अटैक करेगी तो उसे हम क्या कह देते हैं, ऑटो इम्यूनिटी, उसे हम क्या कह देते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। ऐसी इम्यूनिटी, ऐसा इम्यून सिस्टम जो खुद की बॉडीज पे ही अटैक करते हैं उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो मतलब खुद की इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, सॉरी ऑटो इम्यूनिटी डिसीज, ऑटो इम्यून डिसीज, ठीक है, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल में आ जाता है रिमोटॉइड आर्थराइटिस, क्या, हमारे जॉइंट्स पे ये अटैक करने लग जाती है हमारी बॉडी, जिसपे पेन होता है और थोड़े टाइम बाद ये सारी चीजें डिसफिगर्ड हो जाती है, मतलब आड़ी टेढ़ी हो जाती है हमारी उंगलियां या जॉइंट्स, हमारे हाथ पैर, ठीक है। ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज है, क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज है, बोलो मेरे साथ, ऑटो इम्यून डिसीज है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं एड्स के ऊपर, कि इम्यूनिटी की तो बात बहुत कर ली सर, अब किसकी बात कर लेते हैं, एड्स की बात कर लेते हैं। तो एड्स ऐसी डिसीज है इम्यून सिस्टम की जो हमारे को ड्यूरिंग द लाइफ मिलती है, पहले से नहीं मिलती। तो बेसिकली एड्स क्या होता है, एड्स एक ऐसा वायरस होता है, एड्स ऐसी बीमारी जो ऐसे वायरस से होती है, जो कि होता है हमारा HIV, ह्यूमन इम्यूनो और वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम पे एक्ट करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम पे एक्ट करता है, और इम्यून सिस्टम पे एक्ट करने के बाद ये हमारे इम्यून सिस्टम को ही तोड़ देता है, ताकि जिससे हमें ज़्यादा बीमारियां लग सकती हैं और सारी।
ये कोई डायरेक्ट बीमारी नहीं होती। बेसिकली क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम पे जब ये एक्ट करता है तो इसे सप्रेस कर देता है, तो हमें कॉमन कोल्ड, जो हमें नॉर्मल कोल्ड्स भी हो जाता है, खांसी नज़ला जुकाम कुछ भी हो जाता है, वो भी हमें बहुत भारी पड़ता है, उससे भी जाने की खतरा होता है। इसका कोई इलाज नहीं है, एड्स का आज तक कोई इलाज नहीं है। अगर किसी को एड्स हो गया तो वो मरेगा, चाहे आज ना मरे, 10 साल में ना मरे, 20 साल में नहीं मरेगा, बट वो मरेगा, 5 साल में मरेगा। ठीक है, तो इस बीमारी बहुत खतरनाक है, तो इससे बच के रहना पड़ता है। ठीक है, HIV से होता है, विच इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इट इज अ टाइप ऑफ रेट्रो वायरस विच हैज RNA एज जेनेटिक मटेरियल। वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, क्या ज्यादातर RNA ही होता है, तो इसका भी क्या है, RNA ही है। ठीक है, देयर इज लैग ऑफ टाइम, मतलब अगर मान लीजिए आज आपको एड्स का इन्फेक्शन हो गया, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसके सिम्टम्स आने में कई बार 5 से 10 साल भी लग जाते हैं। आज भी आ सकते हैं, आज हुआ कल आपको सिम्टम्स दिख गए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि 5 से 10 साल भी लग जाते हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता उसे एड्स है। ठीक है, कोई दिक्कत। पेशेंट बिकम इम्यूनो डेफिशिएंट, मतलब उसकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं बचती। घंटा ठन ठन गोपाल, ठीक है, उसकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं बचती, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं, HIV ट्रांसमिशन। अब HIV क्या, HIV कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। मतलब अगर दो बंदे सेक्स कर रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है उन दो लोगों ने, तो ये तो ये HIV फैलने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। ठीक है, अगर एक इंसान को है, मतलब एक इंसान को HIV है और एक इंसान को नहीं है, इन दोनों ने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया, तो इस इंसान को भी HIV हो जाएगा, इस इंसान को भी एड्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि अगर दोनों पर्सन्स को नहीं है तो एड्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर एक भी इंसान को है तो वो दूसरे इंसान को स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स। क्या, इन्फेक्टेड नीडल्स की एक इंसान के खून से ब्लड निकाला और दूसरे वही इंजेक्शन दूसरी बॉडी में भी इस्तेमाल कर दिया, तो क्या कि ब्लू बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज हुआ ना। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इंजेक्टेड ब्लड, कई बार हम खून चढ़ाने जाते हैं या खून देने जाते हैं, उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में HIV वाला फ्लूइड आ गया तो वो भी हमें एड्स कर सकता है। ठीक है, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, अगर किसी माँ को एड्स है तो उसके बच्चे को भी एड्स हो सकता है, क्योंकि वो ब्लड उसकी प्लेसेंटा के थ्रू उसकी बॉडी में भी तो जाएगा बच्चे के। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, कोई दिक्कत हो रही है इसमें, नहीं हो रही, बहुत बढ़िया, बच्चों को समझ आ रहा है। ठीक है, चलो अब इसके बाद ये चीजें समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं कि डायग्नोसिस ऑफ एड्स, कि एड्स का डायग्नोसिस कैसे कैसे होता है। क्या, एड्स का डायग्नोसिस कैसे कैसे होता है, मैं तुम्हें बताता हूं। एलाइजा से होता है, इसे हम कह देते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ये टेस्ट होता है जिसकी वजह से एड्स का पता चलता है। PCR टेस्ट होता है, ठीक है, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है। सबसे ज्यादा ये वाला और ये वाला इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तुमसे इतना ही पूछेंगे, इसके बारे में और ज्यादा नहीं पूछेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं प्रिवेंशन ऑफ एड्स। क्या, एड्स का प्रिवेंशन ही हो सकता है, प्रिकॉशन, और वो प्रिकॉशन प्रिवेंशन नहीं हो सकता, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, मैंने पहले भी बताया। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बारे में अवेयरनेस करना। क्या, इसके बारे में अवेयरनेस करना। और इसकी अवेयरनेस कैसे होगी, इसकी अवेयरनेस कैसे होगी कि इसके लिए एक तो बना हुआ है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, की वो अवेयरनेस फैलाए जगह जगह जाके कि भाई आप लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स मत कीजिए, निडल्स का यूज दोबारा मत कीजिए, अगर आप शेव कर रहे हैं तो ब्लड का इस्तेमाल, वही ब्लेड दोबारा यूज ना कीजिए, अगर उस पर ब्लड लग गया है, अगर आपने एक बार ब्लेड यूज किया उसे थ्रो आउट कर दीजिए। ठीक है, कॉन्डम अवेयरनेस कीजिए, डिस्पोजेबल सिरिंज का यूज कीजिए। ठीक है, मेकिंग ब्लड सेफ फ्रॉम HIV, जो ब्लड बैंक में जो भी ब्लड होता है उसे HIV से बचा के, मतलब टेस्ट करके या कुछ भी करके उसे देखा जाए, उसकी स्क्रीनिंग हो। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्स हो गया। अगर ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा समझ आई, अच्छा लगा इन सब चीज़ों को पढ़ के, तो बेटा 3 काम करने हैं, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। लाइक करके क्या होगा, हमें अच्छा लगेगा, शेयर करके क्या होगा, हमें और अच्छे मिलेंगे, सब्सक्राइब करके क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको और अच्छा कंटेंट मिलेगा, और कमेंट करके क्या मिलेगा, हम आपकी दिक्कतों को समझ पाएंगे कि आपको क्या दिक्कतें हैं हमारे साथ, हम उस पर काम करेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाएंगे ताकि आपके 95 मार्क्स आ सकें। ये फ्री एजुकेशन चैनल है बेटा, बिल्कुल फ्री में मिल रहा है आपको ये सब। ठीक है, तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।